नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह की पहली किरणें अभी धरती को छू ही रही थी। खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट पूरे गांव में एक नई सुबह का संदेश दे रही थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई खेत की ओर जा रहा था तो कोई अपने पशुओं को चारा डाल रहा था। उसी गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई शहर के एक आलीशान बंगले में भी सुबह हो चुकी थी। लेकिन उस घर की सबसे बड़ी खासियत उसकी दौलत नहीं थी, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के संस्कार थे। उस घर की इकलौती बेटी थी आराध्या मल्होत्रा, जो देश के जाने माने उद्योगपति राजेश मल्होत्रा की बेटी थी। राजेश मल्होत्रा का नाम देश ही नहीं विदेशों में भी सम्मान से लिया जाता था। उनकी कई बड़ी कंपनियां थी, हजारों लोग उनके यहाँ काम करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि बेटी, इंसान बड़ा अपने पैसों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। अगर भगवान ने तुम्हें दौलत दी है तो उसका सबसे बड़ा उपयोग दूसरों की मदद करने में लगाना चाहिए। आराध्या ने बचपन से ही यही सीखा था। उसे महंगे कपड़ों, बड़ी गाड़ियों और दिखावे का कभी शौक नहीं था। हर साल अपने जन्मदिन पर वह किसी गरीब बस्ती या गांव में जाकर लोगों की मदद किया करती थी। उस साल भी उसका जन्मदिन आने वाला था। वह अपने कमरे में गांवों की रिपोर्ट देख रही थी। तभी उसकी माँ सीमा कमरे में आई। बेटा, इस बार कहाँ जाने का सोचा है? आराध्या मुस्कुराई। माँ, इस बार शहर नहीं, मैं एक ऐसे गांव में जाना चाहती हूँ जहाँ लोग सचमुच मदद के इंतजार में हों। सीमा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कहा, तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत गर्व है बेटा। तभी राजेश मल्होत्रा कमरे में आए। उनके चेहरे पर हल्की चिंता थी। कहा, बेटा, मुझे आज रात लंदन के लिए निकलना होगा। बहुत बड़ी बिजनेस डील है, शायद 2-3 हफ्ते लग जाए। आराध्या मुस्कुराई। पापा, काम पहले है, आप निश्चिंत होकर जाइए। राजेश ने बेटी को गले से लगा लिया। अपना ध्यान रखना और हमेशा की तरह अपनी पहचान किसी को मत बताना। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से पहचानना चाहिए। आराध्या ने सिर हिला दिया। उसी शाम राजेश मल्होत्रा विदेश के लिए रवाना हो गए। उन्हें क्या पता था कि उनकी गैर मौजूदगी उनकी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 2 दिन बाद एक सफेद रंग की साधारण सी कार एक छोटे से गांव के बाहर आकर रुकी। कार से साधारण सूती सलवार सूट पहने एक लड़की उतरी। सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर मुस्कान और आंखों में सेवा का भाव। वह थी आराध्या। उसके साथ एनजीओ के 2 कर्मचारी थे। गांव के लोगों ने उसे सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता समझा। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वह करोड़ों की मालकिन है। आराध्या ने सबसे पहले गांव के प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। टूटी हुई छत, बिना खिड़कियों के कमरे, बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ रहे थे। एक बच्चा बिना चप्पलों के स्कूल आया था। आराध्या की आंखें भर आई। उसने उस बच्चे से पूछा, बेटा, चप्पल क्यों नहीं पहनी? बच्चे ने मासूमियत से कहा, दीदी, मेरे पास नहीं है। आराध्या कुछ पल तक चुप रही। उसने अपने कर्मचारी से धीरे से कहा, आज शाम तक पूरे स्कूल के हर बच्चे के लिए जूते, बैग और किताबें पहुंच जानी चाहिए, लेकिन किसी को मेरा नाम मत बताना। कर्मचारी मुस्कुरा दिया। उसी गांव में उस दिन एक और मेहमान आया था। उसका नाम था विक्रम। वह शहर में इंजीनियर था। कई महीनों बाद अपने दादाजी रामनाथ सिंह से मिलने गांव आया था। रामनाथ सिंह गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्ग थे। हर विवाद उनके दरवाजे पर आकर खत्म होता था। जैसे ही विक्रम घर पहुंचा, दादाजी ने उसे गले से लगा लिया। आ गया मेरा शेर? विक्रम हंस पड़ा। हाँ दादाजी, आपकी याद खींच लाई। दादाजी मुस्कुराए। अच्छा हुआ आ गया। गांव बदल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। दोपहर का समय था। गांव के बाहर एक तालाब के पास कई बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक छोटा बच्चा फिसलकर गहरे पानी में गिर गया। बच्चे चीखने लगे, बचाओ बचाओ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई पानी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
तभी भीड़ को चीरती हुई आराध्या दौड़ी। उसने बिना एक पल गंवाए दुपट्टा उतारा और सीधे तालाब में छलांग लगा दी। गांव वाले दंग रह गए। कुछ ही क्षणों बाद वह बच्चे को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकली। बच्चा बेहोश था। आराध्या ने तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू किया। कुछ सेकंड बाद बच्चे ने पानी उगला और जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की माँ दौड़ती हुई आई और आराध्या के पैरों में गिर गई। बेटी, तुमने मेरा संसार बचा लिया। आराध्या ने उसे तुरंत उठाया और कहा, माँ, पैर मत छूइए। बच्चे की मुस्कान ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह सब कुछ थोड़ी दूर पर खड़ा विक्रम देख रहा था। उसने पहली बार किसी लड़की को अपनी जान की परवाह किए बिना किसी अनजान बच्चे के लिए लड़ते देखा था। उसकी नजरें आराध्या के चेहरे पर टिक गई। वह धीरे से बुदबुदाया, इतनी सादगी और इतना बड़ा दिल। दादाजी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। क्या हुआ? विक्रम ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं। लेकिन दादाजी उसकी आंखें पढ़ चुके थे। शाम को गांव के मंदिर में भजन चल रहा था। आराध्या भी वहां पहुंची। उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक बूढ़ी अम्मा चक्कर खाकर गिर गई। लोग दूर खड़े देखते रहे। आराध्या तुरंत उनके पास पहुंची। अपने दुपट्टे का तकिया बनाकर उनका सिर गोद में रखा। उन्हें पानी पिलाया, फिर अपनी कार से अस्पताल ले गई। विक्रम भी पीछे पीछे पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो इनकी जान बचाना मुश्किल था। बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से आराध्या का चेहरा छुआ और कहा, बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आराध्या की आंखें नम हो गई। उसे अपनी दादी की याद आ गई, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। रात को दादाजी आंगन में चारपाई पर बैठे थे। विक्रम उनके पास आकर बैठ गया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, आज पूरे दिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। दादाजी, आज पहली बार किसी इंसान को इतना अच्छा देखा। दादाजी बोले, जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका नाम आराध्या है। गांव में लोगों की मदद करने आई है। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, आप जानते हैं उसे? बस इतना जानता हूँ कि उसके संस्कार बहुत बड़े हैं। बाकी उसने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। विक्रम ने आसमान की ओर देखा। तारों से भरा आसमान जैसे उसके दिल के नए एहसास का गवाह बन गया हो। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ सम्मान है या कुछ और। उधर अपने छोटे से कमरे में बैठी आराध्या गांव के बच्चों की सूची बना रही थी। वह तय कर चुकी थी कि गांव के हर बच्चे को पढ़ाई का पूरा सम्मान मिलेगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी गांव में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसका इंतजार कर रहा है। और दूसरी ओर सैकड़ों मील दूर लंदन में राजेश मल्होत्रा की फ्लाइट उतर चुकी थी। एयरपोर्ट से निकलते ही उन्हें एक जरूरी मीटिंग के लिए सीधे होटल ले जाया गया। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिनसे उनकी बेटी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह आराध्या हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी। उसने गांव की महिलाओं के साथ कुएं से पानी भरा। किसी ने भी उसे मेहमान की तरह नहीं देखा, क्योंकि वह खुद भी कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी। वह हर काम में गांव वालों के साथ हाथ बटाती। एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराकर बोली, बेटी, शहर की लड़कियां तो एक कदम भी नहीं चल पाती और तू हमारे साथ घड़े उठाकर चल रही है। आराध्या हंस पड़ी। अम्मा, पानी का घड़ा उठाने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि इंसान को मेहनत की कीमत समझ आती है। यह बात वहीं खड़ा विक्रम सुन रहा था। उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि यह लड़की बाकी सबसे अलग है। उसी दिन गांव में एक घटना हुई जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। गांव के गरीब किसान गंगाराम की बेटी राधा की शादी 2 दिन बाद थी, लेकिन अचानक लड़के वालों ने दहेज में मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए की मांग कर दी। गंगाराम रोते हुए पंचायत के सामने हाथ जोड़ रहा था। भाइयों, मेरा तो खेत भी गिरवी में है, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? लड़के वालों ने बेरुखी से कहा। दहेज नहीं तो शादी भी नहीं। पूरा गांव खामोश था। गंगाराम की बेटी रोते रोते बेहोश हो गई। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को उसने
अपने एनजीओ के साथी को बुलाया। कल सुबह होने से पहले गंगाराम के घर शादी का सारा सामान, कपड़े और जितना खर्च लगे सब कुछ पहुंचा दो। एक साथी ने पूछा, मैडम आपका नाम बता दें? आराध्या ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अगर मदद के बदले नाम चाहिए तो वह मदद नहीं, सौदा कहलाता है। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। गंगाराम के घर नए बर्तन, राशन, कपड़े, फर्नीचर और शादी का पूरा सामान रखा था। साथ ही एक चिट्ठी भी, बेटी बोझ नहीं होती, उसकी विदाई सम्मान से होनी चाहिए। यह एक शुभ चिंतक की छोटी सी भेंट है। गंगाराम रोते रोते आसमान की ओर देखने लगा। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। लेकिन विक्रम समझ गया था कि यह काम भगवान ने नहीं, आराध्या ने किया है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे दूर से देखता रहा। शाम को दादा रामनाथ सिंह जी ने विक्रम से पूछा, क्या सोच रहा है? विक्रम बोला, दादाजी, कुछ लोग बिना नाम बताए भी दुनिया बदल देते हैं। दादाजी मुस्कुराए, बेटा, ऐसे लोग भगवान का दूसरा रूप होते हैं। 2 दिन बाद राधा की शादी थी। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। आराध्या भी बाकी महिलाओं के साथ मिलकर मेहंदी लगा रही थी। उसी समय दूल्हे के पिता फिर से लालच में आ गए। उन्होंने सबके सामने कहा, हम तो कार लेने की सोच रहे थे। पूरा माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। इस बार आराध्या आगे बढ़ी। उसने शांत स्वर में कहा, जिस घर की नींव लालच पर रखी जाती है वहाँ बेटी कभी खुश नहीं रह सकती। फिर उसने लड़के से पूछा, बताइए, आप शादी अपनी इच्छा से कर रहे हैं या अपने पिता के लालच से? लड़का सिर झुकाकर खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसने सबके सामने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। पिताजी, अगर आज आपने दहेज की बात की तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। दूल्हे के पिता को अपनी गलती माननी पड़ी। राधा की शादी सम्मान के साथ संपन्न हुई। गंगाराम ने रोते हुए आराध्या के सिर पर हाथ रखा। बेटी, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आराध्या की आंखें भी भर आई। उसी रात तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली लगातार चमक रही थी। गांव के किनारे बने कुछ कच्चे घरों में पानी भरने लगा। अचानक एक महिला चीखती हुई दौड़ी, बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा अंदर फंस गया है। लोग डर के कारण आगे नहीं बढ़ रहे थे। आराध्या बिना सोचे दौड़ पड़ी। विक्रम भी उसके पीछे भागा। घर की आधी दीवार गिर चुकी थी। अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने टूटी हुई लकड़ी हटाई। आराध्या घुटनों के बल अंदर घुसी। तभी छत का एक हिस्सा गिरने लगा। विक्रम चिल्लाया, आराध्या बाहर आओ। लेकिन उसने बच्चे को पहले अपनी बाहों में उठाया। अगले ही पल विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर दोनों को बाहर खींच लिया। कुछ सेकंड बाद पूरी दीवार भर भराकर गिर गई। अगर एक पल भी देर होती तो दोनों दब जाते। महिला अपने बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, आज तूने मेरा संसार दूसरी बार बचा लिया। बारिश रुकने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। चारों ओर मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर विक्रम बोला, तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आराध्या मुस्कुराई, अगर मेरी वजह से किसी माँ की गोद सूनी होने से बच जाए तो मुझे किसी डर की परवाह नहीं। विक्रम उसकी ओर देखता रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसे आराध्या की मुस्कान से ज्यादा उसकी सोच से प्यार होने लगा है। अगले दिन दादाजी खेत देखने निकले। अचानक चलते चलते उनका पैर फिसल गया और वे गिर पड़े। गांव वाले उन्हें उठाकर घर लाए। आराध्या को खबर मिली तो वह तुरंत पहुंच गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, इन्हें पूरा आराम चाहिए। उस रात आराध्या ने दादाजी को दवा दी, समय पर खाना खिलाया और उनके पैरों की मालिश करती रही। दादाजी उसकी ओर देखते रहे और धीरे से बोले, बेटी। आराध्या मुस्कुराई, जी दादाजी। अगर भगवान मुझे एक पोती देता तो शायद बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। आराध्या की आंखें भर आई। उसने झुककर उनके पैर छुए। आज से मैं आपकी पोती हूँ दादाजी। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। लेकिन दरवाजे पर खड़ा विक्रम यह सब देख रहा था। उसके मन में पहली बार एक सपना जन्म ले चुका था। वह चाहता था कि यह लड़की हमेशा इसी घर में रहे। उसे नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में यही सपना उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। और उसी समय
हजारों किलोमीटर दूर लंदन में राजेश मल्होत्रा एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मीटिंग में थे। मीटिंग खत्म होते ही उनके एक विदेशी साझेदार ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, अगले 10 दिन तक हमें लगातार आपके साथ रहना होगा। राजेश ने अपनी बेटी को फोन मिलाया, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण उस समय कॉल नहीं लग सकी। उन्होंने सोचा मीटिंग खत्म होते ही बात कर लूंगा। उन्हें क्या पता था कि किस्मत उनकी बेटी के लिए बिल्कुल अलग कहानी लिख चुकी है। दादाजी की तबीयत अब पहले से बेहतर थी। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैली हुई थी। दादाजी चारपाई पर बैठे चाय पी रहे थे। सामने आराध्या तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। वह हर दिन की तरह साधारण सूती कपड़ों में थी। चेहरे पर वही सादगी, वही मुस्कान थी। दादाजी उसे देख रहे थे और मन ही मन सोचने लगे, भगवान, अगर ऐसी बेटी हर घर में हो जाए तो किसी घर में कभी कलह न हो। उसी समय विक्रम भी बाहर आया। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, जरा इधर बैठ, मुझे तुम दोनों से एक बात करनी है। दोनों पास आकर बैठ गए। कुछ पल तक दादाजी चुप रहे, फिर बोले, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं। किसी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती, बल्कि उसके संस्कारों से होती है। उन्होंने आराध्या की तरफ देखा। बेटी, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी के बारे में कुछ सोचा है? आराध्या एक पल के लिए चुप रह गई। उसे अपने पिता की बात याद आई। अपनी पहचान कभी किसी रिश्ते की बुनियाद मत बनने देना। उसने धीमे स्वर में कहा, दादाजी, मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि जिस घर में मुझे मेरे संस्कारों के लिए स्वीकार किया जाए वही मेरा घर होना चाहिए। दादाजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने विक्रम की तरफ देखा, और तू तू क्या सोचता है? विक्रम के चेहरे पर हल्की शर्म आ गई। उसने पहली बार बिना झिझक के कहा, दादाजी, अगर आराध्या जैसी लड़की मेरी जीवन संगिनी बने तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं होगी। आराध्या ने पहली बार विक्रम की आंखों में सीधे देखा। दोनों की निगाहें मिली। कुछ क्षणों के लिए जैसे समय ठहर गया। उस शाम आराध्या गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। विक्रम धीरे धीरे उसके पास गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आराध्या मुस्कुराई। ये जगह मेरी थोड़ी है। दोनों साथ बैठ गए। कुछ देर तक सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती रही। फिर विक्रम बोला, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग बहुत कम समय में अपने लगने लगते हैं? आराध्या मुस्कुराई, लेकिन जवाब नहीं दिया। विक्रम ने साहस जुटाया, आराध्या, मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं, लेकिन जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है कि पूरा दिन अच्छा बीतेगा, और जब तुम उदास होती हो तो मुझे भी बेचैनी होने लगती है। आराध्या की पलकों पर हल्की नमी उतर आई। उसने धीरे से कहा, विक्रम, मुझे भी तुम्हारे साथ सुकून मिलता है, लेकिन क्या? मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी मैं किसी को नहीं बता सकती। विक्रम ने बिना पूछे कहा, जब तुम्हें सही लगे तब तुम बता देना। मैं तुम्हारे भरोसे का इंतजार कर सकता हूँ। यह सुनकर आराध्या के मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। उसी रात मुंबई में सीमा मल्होत्रा अपनी बेटी को फोन कर रही होती है, लेकिन गांव में नेटवर्क बहुत कमजोर था। कॉल नहीं लग सकी। सीमा ने चिंता में कहा, पता नहीं आराध्या कैसी होगी। उधर लंदन में राजेश मल्होत्रा लगातार मीटिंग्स में व्यस्त थे। उन्होंने भी कई बार फोन मिलाया, लेकिन बात नहीं हो सकी। किस्मत जैसे जानबूझकर पिता और बेटी के बीच दूरी बना रही थी। अगले दिन गांव में मेले का आयोजन था। बच्चे झूलों पर खेल रहे थे, महिलाएं गीत गा रही थी। विक्रम ने आराध्या से कहा, चलो तुम्हें गांव का सबसे अच्छा गुड़ खिलाता हूँ। दोनों हंसते हुए मेले में घूमने लगे। तभी एक छोटी बच्ची रोती हुई मिली। माँ, माँ! वह भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ गई थी। आराध्या घुटनों के बल बैठी। डरो मत बेटा, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। करीब आधे घंटे तक दोनों बच्ची को लेकर पूरे मेले में घूमते रहे। आखिर उसकी माँ मिल गई। उस महिला ने रोते हुए आराध्या और विक्रम के हाथ जोड़ लिए। आप दोनों ने मेरी बेटी लौटा दी। यह दृश्य देखकर गांव के लोग कहने लगे, भगवान इन दोनों की जोड़ी सलामत रखे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। शाम को दादाजी ने पंचायत के कुछ बुजुर्गों को घर बुलाया। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं चाहता हूँ कि विक्रम और आराध्या की शादी हो जाए। सब ने खुशी जताई, लेकिन तभी आंगन के बाहर से एक कड़क आवाज आई, यह शादी नहीं हो सकती।
सबकी नज़र दरवाजे की तरफ गई। दरवाजे पर खड़ी थी कमला देवी, विक्रम की माँ। वह कई महीनों बाद शहर से गांव लौटी थी। चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने आराध्या को देखा, सिर से पांव तक उसे गौर से देखा। साधारण कपड़े, पैरों में सस्ती सी चप्पल, हाथों में कोई गहना नहीं। कमला देवी ने मन ही मन फैसला कर लिया, ये लड़की किसी गरीब घर की है। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, बाबूजी, आपने बिना मुझसे पूछे मेरे बेटे की शादी तय कर दी। दादाजी शांत स्वर में बोले, कमला, लड़की बहुत संस्कारी है। कमला देवी हंस पड़ी। संस्कार से घर नहीं चलता बाबूजी, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। आंगन में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आराध्या से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? आराध्या कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, वे कारोबार करते हैं। कितना बड़ा कारोबार है? आराध्या मुस्कुराई, बस भगवान की कृपा से हमारा गुजारा अच्छे से चल जाता है। उसने जानबूझकर सच छुपा लिया। कमला देवी ने ताना मारा, मतलब कोई बहुत बड़ा घर नहीं है। विक्रम से यह सब सहा नहीं गया। उसने कहा, माँ, इंसान की कीमत उसके घर या धन दौलत से नहीं होती। कमला देवी ने बेटे को घूर कर देखा। तुम चुप रहो, अभी तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, कमला, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को पहचाना है। ये लड़की इस घर की इज्जत बढ़ाएगी। कमला देवी तो चुप हो गई, लेकिन उनके मन में शक और अहंकार दोनों जन्म ले चुके थे। उस रात आराध्या अकेले मंदिर गई। दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, अगर मेरी पहचान पहले ही सामने आ गई तो लोग मुझसे नहीं, मेरे पैसों से रिश्ता जोड़ेंगे। मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। उसी समय उसके पापा का फोन आया। आराध्या ने उन्हें पूरी बात बता दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके पापा ने कहा, क्या विक्रम तुझे पसंद है? आराध्या बोली, हाँ पापा, विक्रम बहुत अच्छा लड़का है और मैं उससे प्यार भी करने लगी हूँ। उसके पापा ने कहा, बेटी, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। तू खुशी खुशी शादी कर ले। आगे जो होगा मैं देख लूँगा और तू चिंता मत कर। तेरी माँ को भी मैं सब बता दूंगा। वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ। वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि तू गांव से बाहर निकली, इसलिए नेटवर्क भी मिल गया, वरना हमें तो कुछ पता ही नहीं चल पाता कि वहाँ क्या हो रहा है। आराध्या ने ठीक है कहकर फोन रख दिया। उसी समय दादाजी की आवाज़ आई, बेटी। आराध्या ने आंसू पोंछ लिए। दादाजी उसके पास आकर बोले, तुम कुछ छुपा रही हो बेटी? लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे संस्कारों पर भरोसा है। आराध्या फूट फूट कर रो पड़ी। उसने दादाजी के पैर पकड़ लिए। दादाजी, एक दिन मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी, लेकिन आज नहीं। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। जिस दिन तुम्हारा मन करे उसी दिन बता देना। दूर खड़ा विक्रम यह सब देख रहा था। उसे इतना समझ तो आ गया था कि आराध्या के जीवन में कोई बड़ा राज है, लेकिन उसका विश्वास प्यार से भी बड़ा था। उसने मन ही मन तय किया, चाहे जो भी सच हो, मैं आराध्या का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसकी इसी कसम की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। दूसरे दिन सुबह मंदिर की घंटियां बज रही थी। सूरज की पहली किरणें गांव की पगडंडियों पर बिखर चुकी थी, लेकिन रामनाथ सिंह के घर का माहौल बिल्कुल शांत था। कमला देवी पूरी रात सो नहीं पाई थी। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंजीनियर है, उसकी शादी किसी बड़े घर की लड़की से होनी चाहिए। ये साधारण सी लड़की हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है? सुबह होते ही उन्होंने अपने भाई महेश को शहर फोन लगाया। भैया, उस सेठ धनराज की बेटी का रिश्ता अभी तक तय हुआ है क्या? महेश हंसते हुए बोला, नहीं बहन। क्यों? कमला देवी की आंखों में लालच चमक उठा। अगर वह रिश्ता हमारे बेटे विक्रम के साथ हो जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वे ठुकराने की सोच रही थी वह धनराज से भी कई गुना अधिक संपत्ति वाले घर की बेटी थी। दूसरी तरफ आराध्या हमेशा की तरह गांव के स्कूल पहुंची। बच्चे उसे देखते ही दौड़ पड़े। दीदी, दीदी, देखो नए जूते। दीदी, अब हमारे पास नई किताबें भी हैं। बच्चों की खुशी देखकर उसकी आंखें चमक उठी। तभी उसने देखा कि एक बच्चा चुपचाप कोने में बैठा रो रहा था। उसका नाम मोहन था। आराध्या उसके पास बैठ गई। क्या हुआ बेटा? मोहन सुबकते हुए बोला, दीदी, मैं अब स्कूल नहीं आ पाऊंगा। क्यों? पिताजी बीमार हैं। माँ कहती है कि अब
मुझे खेत में काम करना होगा। आराध्या कुछ पल तक चुप रही। उसने उसी समय निर्णय ले लिया। वह सीधे मोहन के घर पहुंची। घर की हालत देखकर उसका दिल भर आया। टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें, एक चारपाई पर बीमार पिता लेटे हुए थे। आराध्या ने डॉक्टर बुलाया, दवाइयाँ मंगवाई, फिर मोहन की माँ से बोली, मोहन पढ़ाई छोड़ेगा नहीं, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगी, लेकिन किसी को मेरा नाम मत बताइएगा। मोहन की माँ रोते हुए उसके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन आराध्या ने तुरंत उन्हें गले से लगा लिया। कहा, माँ, माँ बेटी के सामने कभी सिर नहीं झुकाती। दरवाजे पर खड़ा विक्रम यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। उसे यकीन हो गया था कि भगवान ने उसके जीवन में किसी फरिश्ते को भेजा है। उसी शाम दादाजी ने कमला देवी को बुलाया। कमला, मैंने फैसला कर लिया है। कौन सा फैसला? मैं विक्रम और आराध्या की शादी करना चाहता हूँ। कमला देवी का चेहरा तमतमा उठा। बाबूजी, आपने मेरी बात सुने बिना फैसला कैसे कर लिया? दादाजी शांत रहे, क्योंकि मैं लड़की के संस्कार देख चुका हूँ। कमला देवी ने व्यंग्य से कहा, संस्कार से बिजली का बिल नहीं भरता बाबूजी। विक्रम से अब रहा नहीं गया। माँ, तुम बीच में मत बोलो। अगर एक लड़की दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकती है तो उससे बड़ी दौलत और क्या होगी माँ? कमला देवी गुस्से में बोली, ठीक है, अगर तुम सबकी यही जिद है तो शादी कर लो, लेकिन याद रखना, बाद में पछताना मत। उनकी आवाज में सहमति कम, चुनौती ज्यादा थी। अगले दिन विक्रम ने आराध्या को गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें से हीरे की अंगूठी नहीं थी, सिर्फ चांदी की एक साधारण सी अंगूठी थी। विक्रम मुस्कुराया, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत बड़ी दौलत नहीं है, लेकिन एक वादा जरूर है। कैसा वादा? जिंदगी की हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। विक्रम ने वह साधारण सी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। आराध्या बोली, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है। दोनों मुस्कुरा रहे थे। दूर खड़े दादाजी उन्हें देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थी। बच्चे घर सजाने में लगे थे। हर कोई खुश था, लेकिन कमला देवी का मन अब भी शांत नहीं था। उन्होंने जानबूझकर शादी का हर खर्च बहुत ही साधारण रखा। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, गरीब घर की लड़की है, ज्यादा दिखावे की क्या जरूरत? आराध्या ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, शादी दो दिलों का मिलन है, पैसों का प्रदर्शन नहीं। यह सुनकर दादाजी मुस्कुरा दिए, लेकिन कमला देवी का अहंकार और बढ़ गया। शादी वाले दिन पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा था। ढोलक बज रही थी, फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई थी। आराध्या लाल रंग की साधारण सी साड़ी में किसी देवी जैसी लग रही थी। उसके पास भारी गहने नहीं थे, क्योंकि वह जानबूझकर अपना असली जीवन छुपाए हुए थी। उधर लंदन में राजेश मल्होत्रा एक महत्वपूर्ण बैठक में थे। उन्होंने फिर से बेटी को फोन किया, फिर से नेटवर्क नहीं मिला। उन्होंने सीमा को फोन किया, आराध्या से बात हुई? सीमा ने चिंता से कहा, नहीं, कई दिन से बात नहीं हो पा रही है। राजेश ने गहरी सांस ली। मीटिंग खत्म होते ही मैं भारत लौटूंगा। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय उनकी बेटी 7 फेरे लेने जा रही थी। मंदिर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। विक्रम और आराध्या ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। 7 फेरों के साथ दोनों ने जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई। जब विक्रम ने आराध्या की मांग में सिंदूर भरा, दादाजी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया। आज मेरा घर पूरा हो गया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा, लेकिन भीड़ के पीछे खड़ी कमला देवी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, देखते हैं ये खुशी कितने दिन तक टिकती है। उनकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वे मन ही मन किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। उधर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा एक आदमी यह सब चुपचाप देख रहा था। उसका नाम था रमेश चौधरी, गांव का सबसे लालची और चालाक जमींदार। उसने कमला देवी के चेहरे की नफरत देख ली थी। वह मन ही मन मुस्कुराया। जहां घर के अंदर फूट हो, वहां आग लगाने में देर नहीं लगती। वही आदमी आगे चलकर उस परिवार की खुशियों को बर्बाद करने की साजिश रचने वाला है, लेकिन अभी किसी को उसकी भनक तक नहीं थी। सुबह का समय था। शादी के अगले दिन पूरे गांव में नई बहू के गृह प्रवेश की तैयारी चल रही थी। घर के बाहर रंगोली बनाई गई थी। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी। आराध्या ने सिर पर लाल चुनरी ओढ़ रखी थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में एक नए जीवन के सपने।
दादाजी ने आरती की थाली उठाई। आओ बेटी, इस घर में लक्ष्मी बनकर कदम रखो। आराध्या ने चावल से भरा कलश धीरे से गिराया और दाहिने पैर घर के अंदर रखा। उसी समय कमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, लक्ष्मी तो तब आती है जब साथ में कुछ धन भी लेकर आए। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। विक्रम को अपनी माँ की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन आराध्या मुस्कुराकर बोली, माँ जी, मैं धन तो नहीं लाई, लेकिन कोशिश करूंगी कि इस घर में कभी दुख न आए। कमला देवी ने मुंह फेर लिया। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। दादाजी ने गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। उस रात शादी में आए सारे मेहमान चले गए। आराध्या और विक्रम पहली बार अपने कमरे में अकेले बैठे थे। कमरे में मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी थी। विक्रम ने धीरे से पूछा, आराध्या, माँ की बातों का बुरा तो नहीं लगा? आराध्या मुस्कुराई। अगर मैं हर ताने का जवाब दूंगी तो इस घर में कभी शांति नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हें तकलीफ तो होती होगी ना? होती है। इतना कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक दिन माँ जी मुझे मेरी अच्छाई से पहचाने, मेरे जवाबों से नहीं। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आराध्या ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अगली सुबह अभी अंधेरा भी पूरी तरह से नहीं छटा था। कमला देवी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। बहू, 4 बज गए, अभी तक सो रही हो? आराध्या तुरंत उठ गई। माँ जी, आती हूँ। जैसे ही वह बाहर आई, कमला देवी ने एक साथ कई काम गिना दिए। पहले पूरे आंगन में झाड़ू लगाओ, फिर कुएं से 10 घड़े पानी भरकर लाओ, उसके बाद चूल्हा जलाकर सबके लिए नाश्ता बनाओ, और हाँ, गायों को चारा भी डाल देना। आराध्या ने बिना किसी शिकायत के जी माँ जी कहा और काम में लग गई। सर्दियों की ठंडी सुबह, उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूबे हुए थे। कुएं से पानी खींचते खींचते उसकी हथेलियां लाल पड़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं था। नाश्ता बनाकर उसने सबको परोसा। दादाजी ने पहला निवाला खाते ही कहा, वाह बेटी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। विक्रम मुस्कुराया। दादाजी, मुझे तो शहर में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिला था। लेकिन कमला देवी ने थाली एक तरफ रख दी। नमक ज़्यादा है। आराध्या ने तुरंत दूसरी सब्जी बना दी। कमला देवी ने फिर कहा, अब मिर्च कम है। विक्रम समझ गया कि गलती खाने में नहीं, माँ के मन में है। दोपहर को पड़ोस की औरतें नई बहू को देखने आई। सब उसकी तारीफ करने लगी। कमला, तेरी बहू तो बहुत ही संस्कारी है, देख कितनी मेहनती है। एक बुजुर्ग महिला बोली, ऐसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। कमला देवी के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें बहू की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसे ही सब लोग चले गए, उन्होंने गुस्से में कहा, बहुत नाटक करती हो तुम। आराध्या हैरान रह गई। मैंने क्या किया माँ जी? सबके सामने अच्छी बनने का दिखावा मत किया करो। आराध्या चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसी शाम गांव का जमींदार रमेश चौधरी कमला देवी से मिलने आया। वह चालाक आदमी था। लोगों की कमजोरी पहचानकर उनका फायदा उठाना उसे अच्छी तरह से आता था। उसने मीठी आवाज में कहा, कमला बहन, नई बहू कैसी है? कमला देवी ने नाक सिकोड़ ली। क्या बताऊं भाई, गरीब घर की लड़की है। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, आजकल गरीब लोग बहुत चालाक हो गए हैं। पहले भरोसा जीतते हैं, फिर घर पर कब्जा कर लेते हैं। कमला देवी चौंक गई। क्या मतलब? रमेश कुर्सी के और थोड़ा करीब खिसक आया। मेरे एक रिश्तेदार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहू ने पहले सबका दिल जीता, फिर सारी जमीन अपने नाम करवा ली। कमला देवी के मन में शक का पहला बीज पड़ चुका था। रमेश ने जाते जाते कहा, बस मेरी एक बात याद रखना, ज्यादा भरोसा मत करना। वह मुस्कुराते हुए चला गया, लेकिन उसके शब्द कमला देवी के मन में जहर बनकर उतर चुके थे। रात को आराध्या अपने कमरे में बैठी थी। उसकी हथेलियों में छाले पड़ चुके थे। विक्रम ने देखा तो घबरा गया। ये क्या हुआ? आराध्या ने हाथ पीछे कर लिए। कुछ नहीं। विक्रम ने धीरे से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। ये छाले कुछ नहीं हैं। उसकी आंखें नम हो गई। कुएं से पानी भरते समय हो गए। विक्रम का दिल भर आया। कल से पानी मैं भरूंगा। आराध्या ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, अगर माँ जी ने देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें उनके खिलाफ कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें दर्द हो रहा है। आराध्या हल्के से मुस्कुराई। दर्द हाथों में है, दिल में नहीं। जब तक परिवार साथ है, हर तकलीफ छोटी लगती है। विक्रम उसकी ओर देखता रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी तकलीफ सहकर भी ये लड़की मुस्कुरा कैसे लेती है। अगले दिन दादाजी बरामदे में बैठे थे। उन्होंने देखा कि आराध्या बिना कुछ खाए लगातार काम कर रही है।
उन्होंने आवाज लगाई, बेटी इधर आओ। आराध्या पास गई। जी दादाजी। तुमने खाना खाया? वह मुस्कुराकर बोली, पहले सब खा लें, फिर मैं खा लूंगी। दादाजी समझ गए कि बात कुछ और है। उन्होंने रसोई में जाकर देखा, बर्तन खाली पड़े थे। बहू के लिए खाना बचा ही नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी थाली उठाई और आराध्या के सामने रख दी। लो बेटी, पहले तुम खाओ। आराध्या घबरा गई। नहीं दादाजी, ये आपकी थाली है। दादाजी की आंखें भर आई। जिस घर की बहू भूखी रहे, उस घर का बुजुर्ग पेट भरकर नहीं खा सकता। यह दृश्य दरवाजे पर खड़ी कमला देवी ने भी देखा, लेकिन उनका दिल नहीं पिघला। उन्होंने उल्टा ताना मारा। अब बहू ने बाबूजी को भी अपने पक्ष में कर लिया। आराध्या की आंखों से पहली बार एक आंसू जमीन पर गिरा। उसने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे इतना धैर्य देना कि मैं इस घर को टूटने न दूं। उसे नहीं पता था कि ये तो उसकी परीक्षा की सिर्फ शुरुआत थी। दूसरी तरफ रमेश चौधरी अपने घर में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने अपने आदमियों से कहा, घर में शक की आग लग चुकी है, अब बस हवा देनी है। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उसे उस परिवार को बर्बाद करने में मजा आने वाला था। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं कहीं सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन रामनाथ सिंह के घर की रसोई में अभी भी एक दिया जल रहा था। आराध्या चुपचाप बैठी अगले दिन के लिए आटा गूंथ रही थी। दिन भर की मेहनत के कारण उसकी कमर में तेज दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही हाथ रोका, उसकी नज़र अपनी हथेलियों पर पड़ी। छाले अब फट चुके थे, उनसे हल्का हल्का खून निकल रहा था। उसने दर्द छुपाते हुए अपनी चुन्नी से हाथ बांध लिए। उसी समय पीछे से दादाजी की आवाज आई, बेटी अभी तक सोई नहीं? आराध्या घबरा गई। दादाजी? बस सुबह का काम थोड़ा पहले से कर रही थी। दादाजी उसके पास आए। उन्होंने उसके हाथ देखे। उनकी आंखें भर आई। ये सब किसने किया? आराध्या मुस्कुराकर बोली, काम करने से हाथ गंदे नहीं होते दादाजी, हाथ मजबूत हो जाते हैं। दादाजी ने पहली बार महसूस किया कि ये लड़की अपने दर्द को भी मुस्कुराकर छुपा लेती है। उन्होंने मन ही मन भगवान से कहा, हे प्रभु, इसकी परीक्षा अब खत्म कर दे। उन्हें क्या पता था कि असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई थी। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। गांव का एकमात्र हैंडपंप पूरी तरह से खराब हो गया था। महिलाएं कई किलोमीटर दूर नदी से पानी ला रही थी। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे। गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। मरम्मत के लिए कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। गांव वालों ने सिर झुका लिया। किसी के पास इतने पैसे नहीं थे। आराध्या दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। रात को उसने अपने एनजीओ के साथी रोहित को फोन किया। कल सुबह तक हैंडपंप ही नहीं, पूरे गांव के लिए नया बोरवेल तैयार होना चाहिए। रोहित बोला, मैडम, लोग पूछेंगे कि खर्च किसने किया। आराध्या ने वही पुराना जवाब दिया, कह देना एक शुभचिंतक ने करवाया है। दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले मशीनें गांव में पहुंच गई। दिन भर काम चलता रहा। शाम तक नया बोरवेल तैयार हो गया। जब पहली बार उसमें से पानी निकला तो गांव के बच्चों ने खुशी से तालियां बजा दी। महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। एक बूढ़ी अम्मा बोली, भगवान उस इंसान को लंबी उम्र दे जिसने हमारी परेशानी दूर की। आराध्या दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे किसी धन्यवाद की जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी सरपंच ने ऊंची आवाज में कहा, ये काम हमारे गांव के जमींदार रमेश चौधरी की मदद से पूरा हुआ है। रमेश आगे बढ़ा और नकली मुस्कान के साथ हाथ जोड़ने लगा। पूरे गांव ने उसकी जय जयकार शुरू कर दी। रोहित गुस्से में आराध्या के पास आया, मैडम, ये तो आपका काम था। ये झूठा आदमी अपना नाम ले गया। आराध्या ने उसे रोक दिया, जिसे नाम चाहिए उसे नाम लेने दो, मुझे तो सिर्फ लोगों की मुस्कान चाहिए। रोहित उसकी तरफ देखता रह गया। इतना बड़ा दिल मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन यह सब देखकर रमेश समझ गया कि ये लड़की उसके लिए खतरा बन सकती है। उसने मन ही मन कहा, अगर ये लड़की बहू बनकर इस घर में रही तो एक दिन सब इसका सम्मान करेंगे। इससे पहले इसे बदनाम करना होगा। उस शाम रमेश फिर कमला देवी के घर पहुंचा। नमस्कार बहन। कमला देवी ने उसे अंदर बुलाया। रमेश धीरे से बोला, बहन एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मुझे तुम्हारी बहू पर भरोसा नहीं है। कमला देवी चौंक गई। अब क्या हुआ? रमेश ने झूठ बोलना शुरू किया। आज मैंने उसे गांव के बाहर किसी आदमी से चुपके चुपके बात करते देखा। असल में वह आदमी रोहित था। लेकिन रमेश ने सच्चाई छुपा ली। कमला देवी के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। कहीं वो आदमी? रमेश ने तुरंत बात बीच में छोड़ दी। मैं कुछ कह नहीं रहा, बस अपनी आंखें खुली रखना। और वह चला गया। लेकिन इस बार शक का बीज थोड़ा और गहरा हो चुका था।
उसी रात कमला देवी चुपके से आराध्या के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर आराध्या और विक्रम बातें कर रहे थे। आराध्या बोली, विक्रम, अगर कभी तुम्हें मेरे बारे में कोई ऐसी बात पता चले जो तुमने सोची भी ना हो, तब भी क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? विक्रम मुस्कुराया, मुझे तुम्हारी बातों पर नहीं, तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है। कमला देवी ने आधी बात सुनी। उन्होंने सिर्फ इतना सुना, मेरे बारे में एक बात है जो तुम नहीं जानते। बस यही अधूरी बात उनके शक को और बढ़ाने के लिए काफी था। अगले दिन सुबह कमला देवी ने अपनी सोने की अंगूठी उतारी और चुपके से अपने बक्से में रख दी। कुछ देर बाद उन्होंने पूरे घर में शोर मचा दिया। अरे मेरी अंगूठी, मेरी सोने की अंगूठी चोरी हो गई। पूरा घर इकट्ठा हो गया। विक्रम घबरा गया। माँ, आपने आखिरी बार कहाँ रखी थी? यहीं, मेरे कमरे में। उन्होंने एक एक करके सबकी तरफ देखा। फिर उनकी नज़र आराध्या पर जाकर रुक गई। कल मेरे कमरे में कौन गया था? आराध्या ने शांत स्वर में कहा, मैं गई थी माँ जी, आपके लिए दवा रखने। कमला देवी ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, यानी मेरे कमरे में सिर्फ तुम गई थी? दादाजी गुस्से में बोले, कमला, बिना सबूत के किसी पर आरोप मत लगाओ। लेकिन कमला देवी अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने तो पहले ही कहा था, गरीब घर की लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सुनते ही आराध्या की आंखें भर आई। वह कांपती आवाज में बोली, माँ जी, अगर आपको मुझ पर शक है तो मेरा कमरा देख लीजिए। कमला देवी ने तुरंत पूरा कमरा उलट पुलट कर दिया। संदूक, कपड़े, बिस्तर, सब कुछ बाहर फेंक दिया गया। पूरा गांव तमाशा देखने आ गया। आराध्या चुपचाप खड़ी रही। उसके आत्मसम्मान को जैसे सबके सामने कुचला जा रहा था, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। दादाजी ने सख्त आवाज में कहा, देख लिया, अब अपनी बहू से माफी मांगो। कमला देवी ने मुंह फेर लिया। इस बार बच गई, लेकिन मेरा दिल कहता है कि एक दिन इसका असली चेहरा सामने आएगा। आराध्या ने पहली बार महसूस किया कि इस घर में उसके लिए भरोसे की जगह बहुत छोटी होती जा रही है। और दूर खड़ा रमेश यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, पहला वार खाली गया, अब दूसरा ऐसा होगा कि पूरा घर हिल जाएगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक साजिश आकार ले चुकी थी। उसे पता था अब वह सिर्फ शक नहीं, बल्कि ऐसा झूठ रचेगा जिससे उस घर का हर रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। शादी को 3 महीने बीत चुके थे। आराध्या ने अपने व्यवहार से पूरे गांव का दिल जीत लिया था, लेकिन कमला देवी का दिल आज भी उसके लिए नहीं बदला था। उन्हें हर समय यही लगता था कि ये लड़की एक दिन इस घर को बर्बाद कर देगी। उसी कमजोरी का फायदा उठा रहा था रमेश चौधरी। एक दिन वह कमला देवी के पास आया और बोला, बहन, ज्यादा भरोसा मत करना, मीठा बोलने वाले लोग सबसे बड़ा धोखा देते हैं। कमला देवी ने उसकी बात गांठ बांध ली। उसी शाम विक्रम को कंपनी के काम से 2 दिनों के लिए शहर जाना पड़ा। जाते समय उसने आराध्या से कहा, मैं जल्दी लौट आऊँगा, अपना ख्याल रखना। आराध्या मुस्कुराई, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाते ही तूफान आने वाला है। अगले दिन गांव के मंदिर में वार्षिक भंडारा था। गांव वालों ने चढ़ावे के रूप में नकदी और कुछ सोने चांदी के गहने दान किए थे। रात में रमेश चुपके से मंदिर में घुसा और सारा चढ़ावा चोरी कर लिया। फिर उसने एक छोटी सी पोटली जिसमें कुछ गहने थे आराध्या के कमरे की पुरानी संदूक में छुपा दी। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर का चढ़ावा चोरी हो गया। सरपंच ने पूरे गांव की तलाशी का आदेश दिया। जब कमला देवी के घर की तलाशी ली गई तो आराध्या के संदूक से वही पोटली निकल आई। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, बहू ने चोरी की है? कमला देवी का चेहरा गुस्सा से लाल हो गया। उन्होंने बिना कुछ सोचे आराध्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने पहले ही कहा था, गरीब घर की लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आराध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में बोली, माँ जी, मैंने चोरी नहीं की, मुझे फंसाया गया है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। दादाजी ने गुस्से में कहा, जब तक सच सामने न आ जाए कोई फैसला मत करो। पर कमला देवी अब अपना धैर्य खो चुकी थी। उन्होंने आराध्या का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर धकेल दिया। निकल जा मेरे घर से, आज से तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। आराध्या ने एक बार घर के आंगन की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन होठों पर सिर्फ एक बात थी, एक दिन सच जरूर सामने आएगा माँ जी। इतना कहकर वह नंगे पांव घर से बाहर निकल गई। उसी समय दूर सड़क पर तेज रफ्तार से कई काली लग्जरी गाड़ियां गांव की ओर बढ़ रही थी। किसी को नहीं पता था कि उन गाड़ियों में बैठा इंसान पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला है।
मूसलाधार बारिश हो रही थी। आराध्या भीगी हुई सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। आंखों से बहते हुए आंसू बारिश के पानी में मिल चुके थे। वह गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। हाथ जोड़कर उसने भगवान से कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे यही सजा मिली। अगर मेरे संस्कार अच्छे हैं तो एक दिन मेरा सम्मान भी वापस मिलेगा। उधर घर में दादाजी कमला देवी पर गुस्सा कर रहे थे। कमला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना सबूत के अपनी बहू को घर से निकाल दिया। लेकिन कमला देवी बोली, अगर वह निर्दोष है तो लौट आएगी। उसी समय गांव के बाहर अचानक 10 चमचमाती लग्जरी गाड़ियां आकर रुकी। गांव के बच्चे दौड़ पड़े। अरे, इतने बड़े लोग हमारे गांव में! पहली गाड़ी का दरवाजा खुला। सूट बूट पहने एक प्रभावशाली व्यक्ति नीचे उतरा। वह थे राजेश मल्होत्रा। उनके साथ सुरक्षाकर्मी और कुछ विदेशी मेहमान भी थे। राजेश ने गांव के सरपंच से पूछा, माफ कीजिएगा, मेरी बेटी आराध्या यहाँ आई थी। क्या आप बता सकते हैं वह कहाँ है? सरपंच घबरा गया। जी जी, वो तो। इतने में दादाजी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, बेटा, पहले अपनी बेटी को ढूंढ लो, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। राजेश का चेहरा बदल गया। क्या हुआ मेरी बेटी को? दादाजी ने पूरी बात बता दी। यह सुनते ही राजेश की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत अपने लोगों से कहा, पूरा गांव छान मारो, मेरी बेटी सुरक्षित मिलनी चाहिए। कुछ ही देर बाद एक सुरक्षाकर्मी दौड़ता हुआ आया। सर, मैडम मंदिर में है। राजेश बिना एक पल गंवाए मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी आराध्या ने जैसे ही अपने पिता को देखा, वह खुद को रोक नहीं पाई। पापा! वह दौड़कर उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। राजेश ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस बेटी की आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं आने दिए, आज उसे इस हाल में किसने पहुंचा दिया? उसी समय गांव के लोग भी मंदिर पहुंच गए। कमला देवी भी वहां आ गई। तभी राजेश ने उनकी ओर देखा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आपने मेरी बेटी को गरीब समझकर ठुकरा दिया, लेकिन आपने उसके संस्कार नहीं देखे। कमला देवी हैरान रह गई। क्या आपकी बेटी? सरपंच जी ने कांपती आवाज में कहा, कमला, ये राजेश मल्होत्रा है, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, और आराध्या इनकी इकलौती बेटी है। यह सुनते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि जिस लड़की को वह गरीब कहती रही, वह तो करोड़ों की ही नहीं बल्कि अरबों की संपत्ति की इकलौती वारिस थी। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। भीड़ में खड़ा रमेश चौधरी चुपचाप वहां से निकलने लगा। तभी राजेश के एक सुरक्षाकर्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, पुलिस को इसी आदमी की तलाश है। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। रमेश जैसे ही भीड़ से निकलने लगा, तभी 2 पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। वह घबराकर बोला, मैंने क्या किया है? तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उसकी जेब से मंदिर के दान पत्र की चाबी और कुछ सोने के गहने बरामद कर लिए, क्योंकि उसके खिलाफ आराध्या ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, अब भी सच नहीं बताओगे? रमेश के चेहरे से पसीना टपकने लगा। कुछ ही मिनटों की पूछताछ में उसका झूठ टूट गया। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मंदिर का चढ़ावा मैंने ही चुराया था। पूरा गांव सन्न रह गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, और आराध्या के कमरे में गहने किसने रखे थे? रमेश रोते हुए बोला, मैंने ही रखे थे। मैं चाहता था कि गांव में उसकी बदनामी हो जाए। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों के सामने आराध्या का रोता हुआ चेहरा घूमने लगा। उन्हें याद आया, माँ जी, मैंने चोरी नहीं की, और उन्होंने उसकी एक बात भी नहीं मानी थी। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे धीरे आराध्या के सामने आई और उसके पैरों में गिर पड़ी। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। आराध्या घबरा गई। उसने तुरंत उन्हें उठाया। माँ जी, ऐसा मत कीजिए। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने तुझे गरीब समझकर अपमानित किया, तुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, घर से निकाल दिया, और तू हर बार मुझे माँ ही कहती रही। विक्रम भी तभी शहर से वापस पहुंच गया। गांव वालों से पूरी बात सुनकर वह सीधे आराध्या के पास गया। उसकी आंखें भी नम थी। मुझे माफ कर दो आराध्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आराध्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। गलती तुम्हारी नहीं थी विक्रम, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, और मुझे तुम्हारे भरोसे पर हमेशा विश्वास था। यह सुनकर दादाजी की आंखें भी भर आई। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, आज भगवान ने सचमुच न्याय कर दिया। राजेश मल्होत्रा आगे बढ़े और पूरे गांव से बोले, मेरी बेटी ने कभी अपनी दौलत पर घमंड नहीं किया। उसने चाहा कि लोग
उसे उसके संस्कारों से पहचाने। लेकिन आज मुझे दुख इस बात का है कि उसकी सादगी को उसकी कमजोरी समझ लिया गया। पूरा गांव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। राजेश ने आगे कहा, आज मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन फैसला वही करेगी। सबकी नज़र आराध्या पर टिक गई। आराध्या ने कमला देवी की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं इस घर की बहू बनकर आई थी और माँ को छोड़कर बेटी कभी नहीं जाती। कमला देवी जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने आराध्या को गले से लगा लिया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उसी दिन राजेश मल्होत्रा ने घोषणा की, इस गांव में एक आधुनिक स्कूल, एक अस्पताल और महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र मेरी बेटी आराध्या के नाम से बनाया जाएगा। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस लड़की को कभी गरीब समझकर घर से निकाला गया था, आज वही पूरे गांव के भविष्य की उम्मीद बन चुकी थी। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। जिस आंगन से आराध्या को अपमानित करके निकाला गया था, उसी आंगन में आज उसका सम्मान के साथ स्वागत किया जा रहा था। कमला देवी ने थाली में आरती सजाई, कांपते हाथों से आराध्या की आरती उतारी और भर्राई आवाज में बोली, बेटी, उस दिन मैंने तुझे इस घर से धक्का देकर निकाला था। आज अगर हो सके तो इस घर में फिर से बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर कदम रखना। आराध्या की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ, बेटी का घर कभी छूटता नहीं। यह सुनते ही कमला देवी ने उसे गले से लगा लिया। पूरा गांव भावुक हो उठा। दादाजी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज मेरा परिवार सच में पूरा हो गया। कुछ दिनों बाद राजेश मल्होत्रा ने अपने वादे के अनुसार गांव में अस्पताल, स्कूल और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण शुरू करवा दिया। सैकड़ों गांव वालों को काम मिला। बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। गांव की महिलाओं ने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू कर दिया। वह गांव जो कभी गरीबी और अभाव से जूझता था, धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन पत्रकारों का बड़ा समूह गांव पहुंचा। उन्होंने आराध्या से पूछा, मैडम, आपने अपनी पहचान पहले क्यों नहीं बताई? आराध्या मुस्कुराई और बोली, अगर मैं पहले बता देती कि मैं करोड़पति की बेटी हूँ तो लोग मेरे पैसों का सम्मान करते, मेरे संस्कारों का नहीं। मैं जानना चाहती थी कि बिना दौलत के मेरी पहचान क्या है। यह जवाब अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियां बन गया। उधर कमला देवी अब हर दिन मंदिर जाने से पहले एक काम जरूर करती थी। वह आराध्या के पास जाती और कहती, बेटी, आज कोई गलती तो नहीं हुई मुझसे? आराध्या हंस पड़ती, माँ, अब पुरानी बातें भूल जाइए। कमला देवी बोलती, नहीं बेटी, इंसान अपनी गलती भूल जाए तो फिर वही गलती दोहराता है। मैं हर दिन खुद को याद दिलाती हूँ कि किसी गरीब को देखकर कभी उसका सम्मान कम नहीं करना चाहिए। दादाजी मुस्कुराकर कहते, यही तो असली सीख है। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में नए अस्पताल का उद्घाटन था। मंच पर राजेश मल्होत्रा, विक्रम, दादाजी और गांव के सभी लोग मौजूद थे। सरपंच ने माइक पर कहा, आज इस अस्पताल का नाम आराध्या सेवा सदन रखा जाता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राजेश मल्होत्रा ने बेटी की ओर गर्व से देखा। आज मुझे अपनी दौलत पर नहीं, बल्कि अपनी बेटी के संस्कारों पर गर्व है। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक पत्नी नहीं, बल्कि एक इंसानियत की मिसाल पाई है। आराध्या ने हाथ जोड़कर गांव वालों से कहा, अगर मेरी वजह से किसी एक भी इंसान की जिंदगी बेहतर हुई है तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। पूरा गांव खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। दोस्तों, गांव तो वही था, लेकिन उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। आराध्या अब विक्रम के साथ कभी शहर जाती तो कभी गांव का निरीक्षण करने भी आती, ताकि किसी जरूरतमंद की मदद कर सके। तो दोस्तों, यह सच बात है, किसी इंसान की पहचान उसके कपड़ों, घर या दौलत से मत कीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन अच्छे संस्कार जीवन भर सम्मान दिलाते हैं। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और कौन सा भाग आपका दिल छू गया? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और ऐसी ही दिलचस्प और भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।